नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका यश कोचिंग सेंटर 2 पर। बच्चों, आज के इस क्लास में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय जो बच्चे प्रवेश परीक्षा कक्षा 8 व 9 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बच्चों बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। आज के इस क्लास में आप बच्चों 26 प्रश्न देखेंगे। इसमें सभी प्रकार के प्रश्न होंगे जो कि सामाजिक विज्ञान से होंगे और नागरिक शास्त्र से होंगे। सभी प्रकार से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इसमें से ज़्यादातर के प्रश्नों के जो आंसर है वो आंसर बी है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा इन सभी कॉन्सेप्ट को जरूर देखिए। इसमें से प्रश्न ज़्यादातर मिलने की संभावना रहेगी बच्चों। यहाँ पर भले ही मैंने यहाँ पर सही ऑप्शन बी रखा है, लेकिन आप लोग के पेपर पे ऐसा नहीं रहेगा कि सभी में ऑप्शन बी ही सही मिलेगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिए और यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जा रहा है और सही ऑप्शन बताया जा रहा है उसके कॉन्सेप्ट को भी बताया जा रहा है और एग्जाम्पल से कैसे आप समझ सकते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो एकदम मतलब कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इसको देखकर सीख सकता है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगेगा, आप लोग की तैयारी में मददगार ये वीडियो जरूर साबित होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्लास को देखते हैं। हमारा प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? इसके विकल्प हैं ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी पेट्रोलियम या डी प्राकृतिक गैस। यहाँ सही उत्तर है विकल्प बी, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, राइट। हाँ, क्योंकि अगर बाकी विकल्पों को देखें, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, तो ये सब जमीन से निकलते हैं और एक दिन खत्म हो जाएंगे। मतलब नवीकरणीय संसाधन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि ये कभी खत्म नहीं होते और प्रकृति इन्हें लगातार दोबारा बना देती है। बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से समझना बहुत आसान है। जैसे किसी इंसान का बैंक अकाउंट हो जिसमें हर सुबह अपने आप पैसे आ जाते हो, चाहे वो दिन भर कितने भी पैसे खर्च कर ले। अरे वाह, बहुत अच्छा उदाहरण है। सूरज की रोशनी बिल्कुल वैसी ही है जो हर सुबह बिना किसी रुकावट के मिलती है। वहीं गाड़ी में डला हुआ पेट्रोल एक बार जल गया तो हमेशा के लिए खत्म। सही बात है। ऊर्जा के इसी स्रोत से अब हम कृषि और उत्पादन की एक बड़ी क्रांति की ओर चलते हैं। प्रश्न 2, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विकल्प है ए एम.एस. स्वामीनाथन, बी वर्गीज कुरियन, सी होमी भाभा या डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका सही जवाब है विकल्प बी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। जी, देश में दूध के उत्पादन को बहुत तेजी से बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा अभियान चलाया गया था। और क्योंकि दूध का रंग सफेद होता है इसलिए इसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया ना। एकदम सही। वर्गीज कुरियन ने सहकारी समितियों का एक ऐसा बेहतरीन ढांचा तैयार किया कि छोटे छोटे किसानों को एक साथ जोड़कर एक बहुत बड़ी ताकत बना दिया। ये एक अद्भुत कॉन्सेप्ट है। इसका उदाहरण ऐसे लिया जा सकता है कि अगर किसी सूखे पड़े खेत में अचानक से सही सिंचाई और खाद की व्यवस्था कर दी जाए तो वो रातों रात लहलहाने लगता है। बिल्कुल। कुरियन साहब के इस मॉडल से भारत में भी दूध की नदियां बहने लगीं और देश दूध के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो गया। खैर, दूध के सफेद रंग से अब थोड़ा पीले और चमकदार रंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3, भारत में कोलार की खानें किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प भी बता दीजिए। हाँ, विकल्प इस प्रकार है, ए हीरा, बी सोना, सी तांबा या डी लोहा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सोना। कर्नाटक राज्य वाली खदानें ना? जी, कर्नाटक में स्थित कोलार भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रसिद्ध सोने की खदानों में से एक है, जहां धरती के बहुत नीचे से चट्टानों को तोड़कर ये कीमती धातु निकाली जाती थी। इसका कॉन्सेप्ट बहुत सीधा है। हाँ, जैसे किसी बहुत पुरानी जमीन में गड़े हुए खजाने के बक्से को ढूंढने के लिए गहरी खुदाई की जाती है। बिल्कुल, वैसे ही इन खदानों में हजारों मजदूर जमीन की गहराइयों से सोने वाले पत्थर निकालते थे। इन्हीं पत्थरों को साफ करके फिर चमकदार सोना तैयार किया जाता था। चलिए, जमीन के नीचे के खजाने से अब आधुनिक विज्ञान की सबसे बड़ी ताकत की ओर मुड़ते हैं। प्रश्न 4, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? विकल्प दिए गए हैं, ए नरोरा, बी तारापुर, सी कलपक्कम या डी रावत भाटा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तारापुर। तारापुर जो महाराष्ट्र में है। बिल्कुल, यहीं से भारत में परमाणु ऊर्जा को नियंत्रित करके भारी मात्रा में बिजली बनाने की शुरुआत हुई थी। यहाँ ये समझना दिलचस्प है कि परमाणु ऊर्जा काम कैसे करती है। हाँ,
छोटे छोटे परमाणुओं के टूटने से जो भयंकर ऊर्जा निकलती है उसे एक सुरक्षित मशीन में कंट्रोल किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चूल्हे पर पानी उबालकर उसकी भाप से कुछ घुमाया जाए। बस यहाँ कोयले या लकड़ी की जगह परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करके विशाल मात्रा में पानी उबाला जाता है। और उसी भाप से टरबाइन घुमाकर बिजली बनती है। बिजली से चलने वाली मशीनों से याद आया, अब एक बहुत ही ताकतवर मशीन की बात करते हैं। प्रश्न 5। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? विकल्प है ए कपूरथला, बी वाराणसी, सी रायबरेली या डी लखनऊ। सही जवाब है विकल्प बी, वाराणसी। लोकोमोटिव मतलब रेलवे का इंजन। जी हाँ, और इस कारखाने में भारत की ट्रेनों के लिए बेहद शक्तिशाली डीजल इंजन बनाए जाते हैं। पूरे देश में माल और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक ताकतवर मशीन चाहिए। इसका उदाहरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी भारी ट्रक को खींचने के लिए एक बहुत ही दमदार इंजन की जरूरत होती है। बिल्कुल, हजारों टन भारी मालगाड़ी को खींचने के लिए जो विशाल इंजन लगता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग वाराणसी में होती है। भारी मशीनों से निकलकर अब हम छोटी सी चिप वाली दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 6। भारत का सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? विकल्प है ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी पुणे या डी नोएडा। सही उत्तर है विकल्प बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु। हाँ, असली सिलिकॉन वैली अमेरिका के कैलिफोर्निया में है, जो एप्पल और गूगल जैसी टेक कंपनियों का गढ़ है। और कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर की जो छोटी चिप्स होती हैं, वो सिलिकॉन नाम के पदार्थ से बनती हैं, इसलिए उस जगह का नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। बिल्कुल। एक मिनट, यहाँ एक बहुत ही मजेदार पैटर्न नजर आ रहा है। क्या ये ध्यान देने वाली बात नहीं है कि पहले सवाल से लेकर अब तक लगातार हर प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी ही आ रहा है? अरे हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प इत्तेफाक है। हो सकता है सूरज सर ने ये पेपर बनाते समय अपना कोई पसंदीदा पैटर्न सेट कर दिया हो। हाँ, पर परीक्षा के समय विद्यार्थियों को सिर्फ पैटर्न पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, इसीलिए हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जैसे बेंगलुरु का कॉन्सेप्ट, वहां भारत में सबसे पहले और सबसे बड़े स्तर पर आईटी कंपनियों ने अपने ऑफिस खोले, इसीलिए अमेरिका की तर्ज पर उसे भारत का सिलिकॉन वैली कह दिया गया। चलिए इसी दिलचस्प पैटर्न के साथ आधुनिक आईटी जगत से सीधा इतिहास के पन्नों में चलते हैं, जहां दुनिया को जोड़ने वाले रास्तों की खोज हो रही थी। जी। प्रश्न 7। वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष पहुंचा था? विकल्प है ए 1492, बी 1498, सी 1526 या डी 1600। इस बार भी सही जवाब विकल्प बी ही है, 1498। इसी समुद्री यात्रा ने पहली बार यूरोप से भारत तक की सीधे रास्ते की खोज की थी। कॉन्सेप्ट ये है कि उस समय ऑटोमन साम्राज्य ने जमीन के रास्ते होने वाले व्यापार पर रोक लगा दी थी, इसलिए यूरोप को मसालों के व्यापार के लिए एक नए रास्ते की सख्त जरूरत थी। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि शहर के मुख्य हाईवे पर कोई दबंग व्यक्ति टोल टैक्स बढ़ा दे और रास्ता रोक दे, तो लोग मजबूरी में कोई नया बाईपास हाईवे खोजते हैं। वास्को डी गामा ने समुद्र के रास्ते वही बाईपास हाईवे खोजा था। पुर्तगालियों के बाद भारत में जो सबसे बड़ी ताकत आई, अब उसका जिक्र करते हैं। बी अकबर, सी जहांगीर या डी औरंगजेब। सही उत्तर है विकल्प बी, अकबर। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है। हाँ, क्योंकि लोग अक्सर जहांगीर का नाम सोचते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कंपनी ने भारत में व्यापार की इजाजत जहांगीर से ली थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन में 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। और उस वक्त भारत की गद्दी पर अकबर बैठे थे। जी, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी इंसान ने अपनी कोई नई कंपनी आज कागजों पर रजिस्टर करवा ली, लेकिन असल में उस कंपनी का ऑफिस उसने 4 साल बाद शहर के नए मेयर से अनुमति लेकर खोला। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कंपनी के व्यापार शुरू करने से लेकर भारत पर कब्जा करने के सफर का अगला पड़ाव देखते हैं। प्रश्न 9। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? विकल्प है ए 1757, बी 1764, सी 1857 या डी 1761। सही उत्तर है विकल्प बी, 1764। ये भारतीय इतिहास का वो निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों को सिर्फ व्यापारी से भारत का मालिक बना दिया। हाँ, 1757 के प्लासी के युद्ध से तो सिर्फ बंगाल हाथ में आया था, लेकिन बक्सर में अंग्रेजों ने कमाल कर दिया। उन्होंने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को एक साथ हरा दिया। ये शतरंज के खेल की तरह था।
अगर कोई शतरंज के खेल में एक ही चाल में सामने वाले के 3 सबसे ताकतवर मोहरों को बोर्ड से बाहर कर दे, तो खेल तो उसी का हो गया ना। बक्सर के बाद अंग्रेजों का रुतबा ऐसा ही हो गया था। इसी रुतबे को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने क्या चाल चली, वो अगले सवाल में है। जी। प्रश्न 10, सहायक संधि की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी? विकल्प है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी लॉर्ड क्लाइव या डी लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड वेलेस्ली। ये एक बहुत ही चालाक कूटनीतिक नीति थी। बिल्कुल, जिसमें भारतीय राजाओं को बिना युद्ध लड़े ही अंग्रेजों के नियंत्रण में लाया गया था। ये काम कैसे करता था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। इस संधि के तहत भारतीय राजाओं को अपने ही राज्य में एक ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, और उस सेना का सारा खर्च राजा ही उठाता था। बदले में अंग्रेज कहते थे कि हम दूसरे दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए कोई ताकतवर पड़ोसी किसी कमजोर इंसान से कहे कि तुम्हारे घर की सुरक्षा के लिए मैं अपने गार्ड रखूंगा, सैलरी तुम दोगे। लेकिन वो गार्ड बात सिर्फ मेरी मानेंगे, और धीरे धीरे उसी गार्ड ने पूरे घर पे कब्जा कर लिया। इस तरह कंपनी बहुत शक्तिशाली हो गई। कंपनी को काबू करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अगला सवाल उसी पर है। जी। प्रश्न 11, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया? विकल्प है ए 1773, बी 1784, सी 1813 या डी 1833। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 1784। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने ये कानून पेश किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में बहुत पैसा और जमीन दोनों कमा रही थी, लेकिन अपनी मनमानी भी कर रही थी। उसे कंट्रोल करने के लिए ये कानून आया। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर किसी स्कूल की कोई क्रिकेट टीम दूसरे शहर जाकर खेलने लगे, बहुत मशहूर हो जाए, हाँ, और अपने ही नियम बनाने लगे। हाँ, तो स्कूल का प्रिंसिपल अचानक से एक नया सख्त नियम लेकर आता है कि टीम के सारे बड़े फैसले अब बिना स्कूल प्रशासन के नहीं होंगे। बिल्कुल, ब्रिटिश सरकार ने पिट्स इंडिया एक्ट के जरिए कंपनी का प्रिंसिपल बनने का काम किया था। अब उस घटना पर आते हैं जब भारतीयों के सब्र का बांध टूटा। प्रश्न 12, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? विकल्प है ए राज्य हड़प नीति, बी चर्बी वाले कारतूस, सी भारी कर या डी सैनिक वेतन। यहाँ सही जवाब है विकल्प बी, चर्बी वाले कारतूस। हालांकि दिए गए बाकी विकल्प भी लोगों के गुस्से के बड़े कारण थे। जी, लेकिन सवाल तात्कालिक कारण यानी उसी वक्त चिंगारी लगाने वाली घटना के बारे में पूछ रहा है। सैनिकों को जो नई एनफील्ड राइफल दी गई थी, हाँ। उसके कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। और जब यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंची। इसे एक उदाहरण से समझें तो मान लीजिए कि किसी बंद कमरे में बहुत देर से कुकिंग गैस लीक हो रही थी। गैस तो पहले से थी, लेकिन चर्बी वाले कारतूस ने उस कमरे में माचिस की तीली का काम किया, जिससे महाविद्रोह का धमाका हो गया। इसी विद्रोह की एक बड़ी नायिका के बारे में है हमारा अगला सवाल। हाँ। प्रश्न 13, झांसी में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? विकल्प भी बता दें। ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी नाना साहेब या डी तात्या टोपे। सही उत्तर है विकल्प बी, रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों की राज्य हड़प नीति के कारण उन्होंने रानी के गोद लिए हुए बेटे को राजा मानने से इनकार कर दिया था। जी, और झांसी राज्य को हड़पना चाहा। और यहीं झांसी की रानी ने अपने राज्य और सम्मान को बचाने के लिए ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। जैसे अगर कोई बाहरी व्यक्ति जबरदस्ती किसी के पैतृक घर पर कब्जा करने की कोशिश करे, तो वो इंसान अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बचाता है। रानी लक्ष्मीबाई ने बिल्कुल यही किया और आजादी की पहली लड़ाई में अपना बलिदान दिया। इस संघर्ष के बाद भारत में जो नए बदलाव आए, उनमें से एक बहुत बड़ा बदलाव था रेलवे, जो हमारे अगले सवाल का विषय है। प्रश्न 14, भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? विकल्प है ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कर्जन या डी लॉर्ड माउंटबैटन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड डलहौजी। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान भारत में 1853 में पहली बार मुंबई से ठाणे के बीच यात्री ट्रेन चली थी। हालांकि अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण अपने फायदे के लिए किया था, ताकि सेनाओं को तेजी से भेजा जा सके और कच्चा माल बंदरगाहों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन अनजाने में ही सही, इसने पूरे भारत को एक साथ जोड़ दिया। बिल्कुल। उदाहरण के लिए जैसे शरीर में नसें खून को हर कोने तक पहुंचाती हैं, वैसे ही डलहौजी के समय शुरू हुई रेलवे ने भारत के हर हिस्से को एक दूसरे से संपर्क में ला दिया।
इतिहास के इन पन्नों से निकलकर अब हम आजाद भारत के संविधान की बात करते हैं। प्रश्न 15। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? विकल्प हैं ए 42वां संशोधन, बी 61वां संशोधन, सी 44वां संशोधन या डी 73वां संशोधन। सही जवाब है विकल्प बी, 61वां संशोधन, जो 1989 में लागू हुआ। इस बड़े बदलाव ने देश के लाखों युवाओं को सरकार चुनने का अधिकार बहुत जल्दी दे दिया। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम था। पहले वोट डालने के लिए 21 साल का इंतजार करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस मिलने की उम्र सरकार अचानक कम कर दे ताकि युवा भी जल्दी जिम्मेदारी उठा सकें। वैसे ही देश के लोकतंत्र की गाड़ी की स्टीयरिंग युवाओं के हाथ में 18 साल की उम्र में ही दे दी गई। और यह लोकतंत्र जिस व्यवस्था में काम करता है वो हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 16। गणतंत्र का क्या अर्थ है? विकल्प हैं ए देश का राजा वंशानुगत हो, बी राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो, सी केवल अमीरों का शासन या डी सैनिक शासन। सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित हो। गणतंत्र का सीधा सा मतलब है कि देश का सबसे बड़ा नेता जनता द्वारा चुना जाएगा। हाँ, राजशाही में राजा का बेटा ही अगला राजा बनता है, जो कि विकल्प ए है। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। उदाहरण के लिए, ये एक 100 मीटर की खुली रेस की तरह है जिसमें काबिलियत के आधार पर कोई भी आम नागरिक देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। भारत एक गणतंत्र है क्योंकि हमारे यहाँ कोई राजघराना राज नहीं करता, बल्कि एक चुनी हुई व्यवस्था है। और ये चुनाव करवाता कौन है, ये देखते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न 17। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद या डी सुप्रीम कोर्ट के जज। सही उत्तर है विकल्प बी, राष्ट्रपति। पूरे देश में निष्पक्ष चुनाव करवाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए ये अहम नियुक्ति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद द्वारा की जाती है। इस कॉन्सेप्ट के पीछे की वजह बहुत साफ है। हाँ, अगर चुनाव करवाने वाले व्यक्ति को कोई एक राजनीतिक पार्टी चुनेगी तो वो शायद उसी पार्टी का पक्ष लेगा। इसलिए निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ये जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई है। जैसे किसी महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच में अंपायर का चुनाव दोनों में से कोई एक टीम नहीं करती, बल्कि एक निष्पक्ष खेल कमेटी करती है ताकि कोई बेईमानी ना हो। देश की अंदरूनी व्यवस्था से अब हम देश की बाहरी सुरक्षा की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 18। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? विकल्प है ए थल सेना अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी रक्षा मंत्री या डी प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है विकल्प बी, राष्ट्रपति। हमारी तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सबसे बड़े अधिकारी राष्ट्रपति ही होते हैं। ये बहुत ही शानदार लोकतांत्रिक कॉन्सेप्ट है। सेना हमेशा एक चुनी हुई नागरिक सरकार के अधीन काम करती है, जिसका प्रतीक राष्ट्रपति होते हैं। उदाहरण के तौर पे सेना के जनरल्स अपनी सेनाओं को तैयार करते हैं और योजना बनाते हैं। लेकिन युद्ध शुरू करने या खत्म करने का अंतिम और सबसे बड़ा आदेश सेना के मुख्यालय से नहीं, बल्कि राष्ट्रपति भवन से ही आता है। देश की सीमाओं से आगे बढ़कर अब दुनिया की सबसे बड़ी संस्था की बात करते हैं। प्रश्न 19। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए जुनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस या डी लंदन। सही उत्तर है विकल्प बी, न्यूयॉर्क। द्वितीय विश्व युद्ध की तबाही के बाद दुनिया को किसी तीसरे विश्व युद्ध से बचाने और शांति बनाए रखने के लिए इस संस्था को बनाया गया था। जी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्य ऑफिस है। इसे एक बहुत ही आम जीवन के उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे किसी बड़े मोहल्ले या गांव में आपस के झगड़े सुलझाने के लिए एक पंचायत होती है, और उस पंचायत का एक पंचायत घर होता है जहां सब इकट्ठा होते हैं। वैसे ही ये पूरी दुनिया के देशों की सबसे बड़ी पंचायत है। और इसका पंचायत घर न्यूयॉर्क की इमारत है। इसी संस्था के अंदर एक बहुत ही ताकतवर ग्रुप है जिसके बारे में अगला सवाल है। हाँ, प्रश्न 20। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? विकल्प है ए 10, बी 5, सी 15 या डी 7। सही जवाब है विकल्प बी, 5। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं,
जिनमें से 10 अस्थायी होते हैं जो बदलते रहते हैं। लेकिन अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ये 5 सदस्य स्थायी होते हैं। और इन पांचों के पास वीटो पावर होती है। वीटो का मतलब है मैं मना करता हूं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर किसी फैसले पर 14 देश एक तरफ हों, लेकिन इन 5 में से कोई एक देश ना कह दे तो वो फैसला किसी भी कीमत पर लागू नहीं हो सकता। ये दुनिया की राजनीति का सबसे शक्तिशाली क्लब है। दुनिया की राजनीति से अब पर्यावरण के एक अहम सवाल की ओर आते हैं। प्रश्न 21, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? विकल्प है ए कॉमन नेचुरल गैस, बी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सी क्लीन नेचुरल गैस या डी कार्बन नेचुरल गैस। सही उत्तर है विकल्प बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यह एक ऐसा ईंधन है जो पेट्रोल और डीजल के मुकाबले पर्यावरण के लिए बहुत सुरक्षित होता है। कंप्रेस का मतलब होता है दबाव डालकर भरना। यह गैस जमीन के नीचे से निकलती है। उदाहरण के लिए, जैसे बहुत सारी बिखरी हुई रुई को जोर से दबाकर एक छोटे से तकिए में ठूंस कर भर दिया जाता है, वैसे ही इस गैस को हाई प्रेशर के साथ दबाकर गाड़ियों के छोटे सिलेंडर में भरा जाता है। इससे गाड़ियां चलती भी हैं और धुआं भी कम निकलता है। ऊर्जा और विज्ञान से जुड़े एक बहुत बड़े नाम की तरफ अब हम बढ़ते हैं। प्रश्न 22, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं ए सीवी रमन, बी एपीजे अब्दुल कलाम, सी विक्रम साराभाई या डी होमी जहांगीर भाभा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के मिसाइलों और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उनके असाधारण योगदान के कारण उन्हें प्यार और सम्मान से ये नाम मिला। उन्होंने पृथ्वी और अग्नि जैसी कई स्वदेशी मिसाइलें तैयार की थीं। इसका उदाहरण तो बहुत आम है। जैसे कोई खिलाड़ी क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाता है तो दुनिया उसे मास्टर ब्लास्टर की उपाधि दे देती है। वैसे ही डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में भारत को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि दुनिया उन्हें मिसाइल मैन कहने लगी। महान वैज्ञानिकों की बात के बाद अब देखते हैं कि शिक्षा के मामले में हमारा देश कहाँ खड़ा है। प्रश्न 23, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? विकल्प बता दीजिए। ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश या डी गोवा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केरल। साक्षरता का मतलब है कि राज्य में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कितने प्रतिशत लोग पढ़ना लिखना जानते हैं। 2011 के आंकड़ों के अनुसार केरल साक्षरता दर में सबसे ऊपर था। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि उस राज्य ने शिक्षा को समाज की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया। उदाहरण के तौर पर अगर एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और परीक्षा में 94 बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, तो उस क्लास का रिजल्ट बेहतरीन माना जाएगा। केरल का हाल कुछ ऐसा ही था, जहां लगभग हर व्यक्ति साक्षर था। चलिए जनगणना से ही जुड़ा एक और सामाजिक पहलू देखते हैं। जी। प्रश्न 24, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? विकल्प है ए पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है विकल्प बी, हरियाणा। लिंगानुपात ये बताता है कि समाज में हर 1000 पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं। 2011 में हरियाणा में ये संख्या देश में सबसे कम थी। ये समाज के लिए गहरी चिंता का विषय है। लिंगानुपात समाज के संतुलन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक तराजू है जिसके दोनों पल्लों में बराबर वजन होना चाहिए। लेकिन अगर एक पलड़े में बहुत सारा वजन रख दिया जाए और दूसरे में कम, तो तराजू बुरी तरह झुक जाएगा। कम लिंगानुपात का मतलब है कि तराजू झुका हुआ है और बेटियों को बचाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है। एकदम सही। और अब इस चर्चा के अंतिम चरण में आजादी के उन नारों की बात करते हैं जिन्होंने देश को जगा दिया। प्रश्न 25, करो या मरो का नारा किसने दिया था? विकल्प है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। सही उत्तर है विकल्प बी, महात्मा गांधी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देशवासियों के दिलों में आज़ादी के लिए आखिरी संघर्ष का जज्बा भरने के लिए उन्होंने यह बात कही थी। गांधी जी हमेशा अहिंसा की बात करते थे, लेकिन इस बार उनका संदेश साफ था कि आज़ादी के लिए अब कोई कसर नहीं छोड़नी है। उदाहरण के लिए, जब किसी क्रिकेट मैच का आखिरी ओवर हो और जीतने के लिए हर गेंद पर रन बनाना ही पड़े, तब खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देते हैं। चंद्रशेखर आजाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सरदार पटेल या डी लाला लाजपत राय। इसका एकदम सही उत्तर है विकल्प बी, सुभाष चंद्र बोस।
आज भी यह नारा देश प्रेम जगाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई थी, तब उन्होंने अपने सैनिकों को एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जय हिंद कहने को कहा था। इसका सीधा मतलब है भारत की विजय हो। जैसे आज कोई इंसान किसी से मिलता है तो नमस्ते या गुड मॉर्निंग कहता है, वैसे ही नेताजी ने जय हिंद को देशभक्ति से भरा एक अभिवादन बना दिया। और इसी शानदार सवाल के साथ हमारे इस मॉडल पेपर के सभी 26 प्रश्न बिना किसी रुकावट के पूरे होते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही सघन और ज्ञानवर्धक सफर था। इस मॉडल पेपर के अंत में एक बहुत ही सटीक पंक्ति लिखी गई है, सफलता का एकमात्र सूत्र निरंतर अभ्यास। बिल्कुल, सिर्फ विकल्पों को याद कर लेने से कोई परीक्षा पास नहीं होती। हर सवाल के पीछे का क्यों और कैसे समझना ही असली पढ़ाई है, जो हमने आज की। सही कहा आपने। और जाने से पहले एक बहुत ही रोचक विचार जिस पे गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या इस बात पर ध्यान गया कि इस एक अभ्यास पत्र में इतिहास, भूगोल, विज्ञान और राजनीति विज्ञान सब कुछ एक साथ मिला हुआ था? हाँ, ये बहुत ही गौर करने वाली बात है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर परीक्षाओं में इन सभी विषयों का ज्ञान एक साथ क्यों परखा जाता है? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ज्ञान कभी अलग अलग डिब्बों में नहीं रहता। क्या अतीत का इतिहास अच्छे से समझने वाला व्यक्ति भविष्य में समाज के लिए एक बेहतर वैज्ञानिक बन सकता है? या क्या देश का भूगोल और संसाधन समझने वाला व्यक्ति चुनाव के दिन एक अधिक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक साबित हो सकता है? बिल्कुल। इतिहास, विज्ञान और राजनीति सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। एक जागरूक दिमाग ही एक बेहतर समाज बनाता है। इसी खूबसूरत विचार पर मंथन करते हुए आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सीखते रहें, समझते रहें और निरंतर अभ्यास करते रहें।